नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट का मोड़, निफ्टी करीब 80 पॉइंट फिसलकर 25,100 के करीब। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल और रिलायंस ने बनाया सबसे ज़्यादा दबाव। बैंक निफ्टी भी कमज़ोर, मिड कैप और स्मॉल कैप भी नरम। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। विजन 2030 लॉन्च से करीब 9% दौड़ा मिंडा कॉप, वहीं मंथली अपडेट से चला एसबीआई का। साथ ही मारुति ने पकड़ी रफ्तार। उधर स्पॉटलाइट लॉरस लैब्स में भी अच्छी खरीदारी कायम। आईटी और रियल एस्टेट शेयरों में सबसे ज़्यादा बिकवाली, करीब 1% फिसले दोनों इंडेक्स। आईटी में 2% गिरे टेक महिंद्रा और कोफोज, वहीं सरकारी बैंकों में लगातार चौथे दिन खरीदारी। आज कैबिनेट में बड़े ऐलान की उम्मीद से भागे शिपिंग शेयर। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर करीब 3% भागा। साथ ही गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और मझगांव डॉक में भी खरीदारी कायम। शिपिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ रुपए की 3 स्कीम्स को मंजूरी संभव। सीएनबीसी आवाज़ की बिग एक्सक्लूसिव। और अदानी ग्रुप शेयरों में मुनाफा वसूली, अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जीज करीब 3% कमज़ोर, दोनों एफएनओ के टॉप लूजर्स में शामिल। अदानी गैस और अदानी पावर भी 4% टूटे। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। आशीष बहेती जी और प्रशांत सावंत जी पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही कविता जी और रुचित जी भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। फिर बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ आज इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह होंगे, उनसे बातचीत होगी। और टेक्निकल्स पर कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ डेरिवेटिव सहज अग्रवाल से चर्चा होगी। साथ ही मिंडा कॉप को वापस रिविजिट करेंगे, जो आज का स्टॉक ऑफ द डे है कंफर्टेबली। चलिए मार्केट पर आते हैं। और 20 डे मार्क हिट करने के बाद निफ्टी में थोड़ी रिकवरी है। और एक बार जरा इंटरडे लो देखिए आप निफ्टी का 25,050 एग्जैक्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहाँ से अब 40 पॉइंट के करीब की रिकवरी हो चुकी है। अब देखते हैं ये उस जोन को रिस्पेक्ट करके क्या फाइनली वापस न्यूट्रल जोन में आएगा या नहीं आएगा। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा वीक हुआ, लेकिन जहाँ स्ट्रेंथ थी, लेकिन विद इन बैंक निफ्टी 2 धड़े हैं। पीएसयू बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, प्राइवेट बैंक्स में लेकिन थोड़ी सी आपको गिरावट दिखाई देगी। पीएसयू बैंक इंडेक्स अभी भी ग्रीन में, लेकिन प्राइवेट बैंक्स रेड में आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। इंडियन बैंक टॉप एफएनओ गेनर्स में शामिल, अब डे हाई पर इस समय स्टॉक करीब 2.5% ऊपर। आदित्य बिरला कैपिटल, कैनरा बैंक, केन्स टेक्नोलॉजीज़, ये कुछ और स्टॉक्स हैं। एयू बैंक जो इस समय डे हाई पर आ रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स, एचपीसीएल, ये डे हाई पर आया। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो इस समय नीचे ट्रेड कर रहे हैं उनमें अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, भारत फोर्ज, इसके अलावा आईटी स्टॉक्स कोफोज, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। वीरू जी, ये थी अब तक की स्टोरी से समरी आपने समझी। और अब एक काम करते हैं, पैनल से बातचीत करते हैं। और पैनल आपकी स्क्रीन पे। कविता जी, मैं शुरुआत करूंगा आपसे। आप 2 ट्रेड्स क्या पिक कर रही हैं आज के लिए इस वक्त? Hi, good morning, Virenji. Good morning, everyone. So, PSU Bank में strength है, and from there, Canara Bank is trading at 124. यहाँ भी एक अच्छे flag formation का breakout है. For the price move of 126, 128, Canara Bank पर आप एक buy trade initiate कर सकते हैं. Stop loss maintain करना चाहिए 120 का. Another is from cash, that is बहुत अच्छा strength बनते हुए दिख रहा है वारी एनर्जीज में. आज मॉर्निंग से एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ और वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हुए है. विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3490, वन कैन अप्रोच फॉर द प्राइस मूव ऑफ 3580, 3590. सो वारी एनर्जीज इज अनदर काउंटर, एंड एज अ डिस्क्लेमर ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की. ओके, एक कैश स्टॉक वारी और एक एफएनओ स्टॉक कैनरा बैंक, ये हो गई कविता जी की पिक्स। आशीष जी, आपकी 2 पिक्स इस समय की? जी अनु जी, आयशर मोटर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ में स्टॉक कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है और इन लेवल्स पे भी बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है इसमें। तो यहाँ पे 7,000 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है, 7,200 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरी जो कॉल है वो शॉर्ट की है आइनॉक्स विंड्स में। ये स्टॉक अब 20 डे में वापस तोड़ रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ से इसमें गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो आइनॉक्स विंड में बिकवाली की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 151 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है इसमें 141 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, आइनॉक्स सेल है आपका। रुचित, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स। जी, वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, 2 स्टॉक से खरीदारी की साइड है दोनों। जो पहला पिक है वो लार्ज कैप स्पेस में से लार्सन एंड टुब्रो में खरीदारी की सलाह है। सो प्राइमरली एक अच्छा खासा टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन फेज हमने देखा है
बट इस कंसोलिडेशन फेज में पोजिशनली एक 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट बेस बने हैं, और इनफैक्ट आप कल की ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो और एक हायर बॉटम बना के 20 डेमा पे के आसपास स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है। सो आई थिंक जैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ से बहुत ही जल्द ये पूरे कंसोलिडेशन बेस का ब्रेकआउट यहाँ से हो जाना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे 3630 के नीचे स्टॉप लॉस रखे खरीदारी की सलाह है 3750 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और मेरी दूसरी पिक रहेगी कैश सेगमेंट में से पूना वाला फिनकॉप। वेल, 3 ट्रेडिंग सेशन पहले ही हमने ये स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट देखा था। 475 480 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो काफी हाई वॉल्यूम्स के साथ मूव हमने देखा था। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा पुल बैक मूव आया, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। और टेक्निकल एनालिसिस में हम काफी बार देखते हैं कि जो प्रीवियस हर्डल्स एक बार ब्रेकआउट हो जाते हैं तो पुल बैक मूव में वो सपोर्ट बन जाते हैं। सो आई थिंक ये सपोर्ट एक्ट करना चाहिए, इसके लिए करंट लेवल से पुणे वाला फिनकॉप में खरीदारी की सलाह है। 474 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 515 के टारगेट स्टॉक में रहे। ओके, मीनवाइल निफ्टी ने उस बाय जोन को रिस्पेक्ट करा अब तक। एक बार निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, क्योंकि प्रिंस में बात की थी कि 25,025 से 25,075 एक लीप ऑफ फेथ बाय जोन होगा 24,975 के स्टॉप के साथ। अब तक तो उसको रिस्पेक्ट करा है और आज का लो 25,049 है। फिंगर्स क्रॉस 20 डेमा को थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलती हुई यहाँ पर। प्रशांत जी, आपकी 2 ट्रेड्स। जी अनुज जी, 2 स्टॉक जो रडार पे होंगे। एक कल आफ्टरनून में मैंने एचपीसीएल का ऑप्शन रेकमेंड किया था, अभी इसको एक ट्रेड के जरिए रेकमेंड करना चाहूंगा। कंफर्मेशन आया है, प्राइस कंफर्मेशन करीबन 429 पे ट्रेड कर रहा है। 424 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। 424 टारगेट होगा। 438 से लेके 440, 438 440 नेक्स्ट पिक होगा। एक अहम सपोर्ट से अगर हम देखें, एशियन पेंट्स में बाउंस आ रहा है। यहाँ पे मैं करीबन 2435 स्पॉट लेवल 2435 स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा। मेरा टारगेट होगा 2525 2525। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। ये आपके लिए कुछ ट्रेड्स हो गई। अब थोड़ा ट्रेड से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मार्केट का लॉन्ग टर्म टेक्सचर क्या है ये डिस्कस करते हैं। हमारे साथ इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह मौजूद हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक पिकर्स इन दिस कंट्री। उनसे समझते हैं कि इस समय उनकी क्या रणनीति है। ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी मार्केट ने वॉलेटिलिटी झेली, लेकिन दिक्कत इस मार्केट की है कि ना तो ये गिर रहा है ना ये चल रहा है, एक रेंज में रहा है काफ़ी समय से। और बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस मार्केट में किया क्या जाए, जो लगातार अपने ग्लोबल पीयर्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है और जहाँ पर लगातार एफआई की सेलिंग रही है। आपका क्या व्यू रहेगा? आई थिंक तो अनुज जी, हम जानते हैं कि कुछ समय से बेसिकली जो मार्केट के लिए ब्रॉड मार्केट, आई मीन जो इंडेक्स रिलेटेड मार्केट है उसके लिए, जो नैरो मार्केट कहते हैं हम, निफ्टी या जो भी कह ले, दैट इज स्टक, क्योंकि 2 फैक्टर्स हमारे लिए नेगेटिव है एज ऑफ नाउ। नेगेटिव मतलब नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन टू गेट दैट मोमेंटम। वन इज के जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स में जो टैरिफ का इशू है या मैटर है वो हमारे फेवर में नहीं जा रहा है एज ऑफ नाउ, एंड इट इज अ बिग ओवरहैंग। और दूसरी बात ये है कि एक्चुअली एट इंडेक्स लेवल अगर अर्निंग्स की मोमेंटम देखें तो बेसिकली वो एक दूसरी परेशानी है, विच इज एक्चुअली नॉट शेपिंग अप द वे वी एक्सपेक्टेड। हालांकि ट्रिगर्स बनते जा रहे हैं इन मल्टीपल वेज। रिसेंटली वाज जीएसटी एंड देन फ्यू अदर्स विच हैड कम, जो पिछले 6 महीने में हमने देखे थे, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह, लिक्विडिटी, गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह वगैरह। सो आई थिंक वो लीवर्स बनते जा रहे हैं, लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन अभी ग्राउंड लेवल पे या अर्निंग्स लेवल पे दिखाई नहीं दिया है। तो आई थिंक दीज आर द 2 मेन ड्रैग्स जो इंडेक्स को सप्रेस करके रख रहा है, एंड आई थिंक उसका चेंज होना जरूरी है। हालांकि इन ऑर्डर फॉर ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन टू हैपन, या शायद हम कहे तो कि ग्लोबल इंटरेस्ट या एफआई के इंटरेस्ट आना विल बी सब्जेक्ट टू दैट। बट आई थिंक के अंडरलाइंग देर आर स्टिल गुड नंबर ऑफ एरिया जहाँ पे प्रोग्रेस है, जहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे अर्निंग्स की ट्रैक्शन दिखाई दे रही है। तो आई थिंक इट इज टू दैट एक्सटेंट, जैसे कहते हैं कि वो बॉटम अप या स्टॉक पिकिंग मार्केट इज व्हाट वी विल बी यूज्ड टू फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। बिल्कुल। अच्छा, इस जो स्विंग बनी थी मार्केट की, उसके बाद जो करेक्शन आई उसमें एक फैक्टर रहा जो यूएस में वो H1B वीज़ा को लेकर एक इशू हुआ। उससे एक लार्जर कंसर्न मार्केट की ये बन रही है कि क्या आगे जाते हुए आईटी सर्विसेज पर भी थोड़ा सा ये टैरिफ का या इस पूरे ट्रेड डील की जो अनसर्टेनिटी है इसका इम्पैक्ट आएगा। इस पर आपका क्या व्यू होगा और इस गिरावट में आपकी अप्रोच क्या है निफ्टी आईटी में?
नहीं तो आईटी काफी समय से अनुज जी हैज बीन इन दैट वैल्यू जोन ओनली हमारे लिए, मतलब क्योंकि कुछ 3 से 4 क्वार्टर से हम यही देख रहे हैं कि अर्निंग्स थोड़े बहुत सबड्यूड है, मॉडरेट है, और एडिक्वेट ट्रिगर्स थे नहीं जो हमें अपेक्षा थी आईटी सेक्टर से फ्रॉम अर्निंग्स एक्सेलरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये थी कि यूएस में अगर इकोनॉमी स्टेबलाइज्ड रहती है तो शायद डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है वो वो वापस आ जाएगा या वो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा। और अगर वो होता है तो दैट वाज सपोज टू बी इम्पोर्टेंट ड्राइवर, जहाँ पे जो 6-7% के आईटी की ग्रोथ है वो शायद अगर डबल डिजिट तक पहुंच जाती है तो देन दैट वुड हैव लेड टू फर्दर री रेटिंग। लेकिन वो अभी तक दिखा नहीं है। एंड अलोंग साइड विच ये जो हमने H1B रिलेटेड वाला इशू देखा है, दैट हैज क्रिएटेड अ फर्दर हर्डल इन द वे ऑफ जो अर्निंग्स की एक्सेलरेशन की उम्मीद थी वो शायद थोड़ी और पोस्टपोन या डिले हो जाती है। तो आई थिंक हम वही जोन में है जहाँ पे हम यही सोचते हैं कि आईटी स्टिल बेसिकली हैज टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम अ वैल्यू स्टैंड पॉइंट। कुछ समय से हम ये मैट्रिक पे भरोसा करते आ रहे हैं कि या कॉन्फिडेंस दिखाते आ रहे हैं कि आईटी कंपनीज इन एनी केस फॉर वट एवर दे आर गोइंग थ्रू आर स्टिल शोइंग गुड फ्री कैश फ्लो जनरेशन। और फ्री कैश फ्लो यील्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 4 से 5% के रेंज में आ गए हैं, काफी समय से वहां पे है। तो वो एक अट्रैक्टिवनेस बेसिकली एज ऑफ नाउ इज व्हाट यू हैव टू एंकर योरसेल्फ टू एज फार एज आईटी इज कंसर्न। और ये वैल्यू जो प्ले होता है वो इसी तरह होता है कि यू बाय इट फॉर द चीपनेस और आगे जाके यू जस्ट वेट फॉर द ट्रिगर्स टू फ्लो इन द राइट डायरेक्शन। तो अगर हम ये जो नैरेटिव जो अभी टेक सेक्टर के अगेंस्ट है, चाहे वो एआई के थ्रू हो या H1B के थ्रू हो या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के रूप में हो, वो आगे जाके अगर एक आध फैक्टर या एक से ज्यादा फैक्टर अगर फेवरेबल हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो देन द ग्रोथ स्टोरी कैन वंस अगेन रिज्यूम, और वही एक आपको मतलब आपके रिटर्न टारगेट तक पहुंचा सकता है। सो दैट इज द व्यू वे आर टेकिंग एज फार एज आईटी इज कंसर्न, कि हम उसको वैल्यू के रूप में ही आज भी देखने के लिए तैयार है। ताहिर जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ग्लोबली अगर आप देखें जिस प्रकार के गुट बन गए हैं और कई धड़े बन गए हैं ग्लोबली, डिफेंस पे मेजर स्पेंड्स हो रहे हैं, भारत का खुद का लोकल प्रोडक्शन बहुत हाईएस्ट लेवल पे है, और अभी भी सरकार का बहुत मेजर थ्रस्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड स्पेशली शिप बिल्डिंग पर अपनी मेरिन टाइप जो कैपेबिलिटीज़ है उसको मजबूत बनाने के लिए। आपका डिफेंस पे क्या व्यू है इस वक्त? और अगर यहाँ से मतलब रिवॉर्ड अगर अच्छा मिल रहा है डिफेंस में, तो क्या एंट्री मारनी चाहिए, फ्रेश एंट्री यहाँ पे इस वक्त डिफेंस में? तो वीरू जी, मैं कहूँगा कि डिफेंस सेक्टर एटलीस्ट तो उसका जो लॉन्ग टर्म जो बड़ा पॉजिटिव साइकिल जो हम समझ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जिसके बारे में हम एक्साइटेड है, चाहे वो डिफेंस की ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड हो या जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड अपसाइड हो या इंडिया का इंडिजिनाइजेशन एफर्ट जो है उस तरीके से जो ग्रोथ आने की अपेक्षा है, वो अभी भी इंटैक्ट है। और उसके अंदर कुछ सब साइकिल्स डेफिनेटली आते हैं, स्पेशली स्टॉक प्राइसेस के फॉर्म में, क्योंकि स्टॉक्स ओवर एक्सटेंड हो जाते हैं, फिर वापस करेक्ट होके वैल्यूएशन रीजनेबल हो जाती है, कभी कभार अर्निंग्स की भी। देखिए, ये बेसिकली एक ऐसा बिजनेस है विच इज नॉट वेरी लीनियर, ये नॉन लीनियर बिजनेस है, उसमें इंटरप्शंस आते रहते हैं, और ग्रोथ इज नॉट समथिंग विच इज वेरी प्रिडिक्टेबल। तो आई थिंक एक ऐसा साइकिल हमने देखा, अप साइकिल भी देखा और डाउन साइकिल भी देखा इन द पास्ट 3 years। और आई थिंक अब एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे ये डाउन साइकिल में इट इज मेकिंग मोर सेंस। यू नो, 1-1.5 साल पहले वी सॉ लॉट ऑफ फ्रेंजी अराउंड दिस सेक्टर, पर्टिकुलरली इलेक्शंस के पहले जो हमने देखा, बहुत सारा नए फंड्स भी लॉन्च हुए उस थीम को लेके वगैरह। सो आई थिंक वो कुछ हद तक, काफी हद तक आई थिंक हैज मेलोड डाउन और गॉन इनटू द बैकग्राउंड। तो दिस मेक्स इट अ गुड टाइम एंड अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर वन टू वंस अगेन लुक एट इट, क्योंकि जो ब्रॉडर साइकिल है, जो लॉन्गर टर्म साइकिल है, वो अभी भी इंटैक्ट है। आई डोंट थिंक एनी ऑफ दोज जो ड्राइवर्स है वो चले गए, इनफैक्ट और ही मजबूत हुए हैं। जैसे आप देख भी रहे हो कि आपने जैसे खुद कहा कि गवर्नमेंट की कमिटमेंट इस सेक्टर पे जारी है, एंड दैट इज वन एरिया इन विच गवर्नमेंट एकदम लिबरली स्पेंड करने के लिए तैयार है। सो वो ड्राइवर्स इंटैक्ट अगर है तो आई थिंक द ओनली थिंग दैट वी हैव टू टाइम कि अगर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट अगर
थोड़ा दबा हुआ है या सप्रेस्ड है, या तो then that becomes a good opportunity for one to enter instead of buying in complete momentum. It's better to buy जब सेक्टर में momentum ना हो. Then I think you get a better combination of growth versus valuation. ओके, ठीक है, मैं आपके मत से सहमत हूँ। अ, एक और स्पेस पे आते हैं जो कि इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो है पीएसयू बैंक्स। इस बार कुछ डिफरेंट ही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये तेज़ी प्राइवेट बैंक्स में नहीं है, वहाँ पे एक्सिस बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बार, बट वो जो एक पूरे स्पेस में स्ट्रेंथ होती है वो है पीएसयू बैंक्स। तारिक जी, आप क्या मानते हैं, इसकी वजह क्या है? वैल्यूएशंस जो बाजार यहाँ पर अच्छे पा रहा है, स्पेस पा रहा है बैंक का, या कुछ और? आपका टेक इस वक्त बैंक्स पे, एंड मोर स्पेशली पीएसयू बैंक्स? Banks, including PSU banks और private banks, मेरे हिसाब से तो I think the story is more or less similar ही है. I don't think there's a lot of difference. शायद ये हो सकता है कि PSU banks के valuations अब कुछ हद तक और भी ज़्यादा attractive लगने लगे हैं, and शायद उनकी earnings की resilience थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती है compared to let's say private sector banks. हालांकि I think जो जो ट्रेंड है विच इज़ अबाउट कि पहले 2-3 क्वार्टर्स के लिए हम बैंक्स की मार्जिन्स में थोड़ी बहुत कंप्रेशन देखेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं, और फिर उसके बाद शायद इन FY 27 वो रिवर्स हो जाएगा. आई थिंक दैट इज द broad expectation across private sector banks या even public sector banks. बट ये हो सकता है कि मे बी इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो मार्जिन की कंप्रेशन शायद थोड़ी कम हो कंपेयर टू लेट्स से द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, या उनकी रिकवरी फास्टर हो कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. तो एक आध 2 क्वार्टर का लीड या लैग हो सकता है. अदरवाइज इट विल ब्रॉडली बी अ फंक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एक्साइटमेंट ब्रॉड इकोनॉमिक सिनेरियो के ऊपर शायद ज़्यादा डिपेंडेंट हो. तो अगर when we see the situation where credit growth अगर सिस्टम में अच्छी तरह एक्सेलरेट होता है और कुछ जो ओवरआर्चिंग चैलेंजेस जिसकी हमने बात की अगर वो हट जाते हैं या निकल जाते हैं, तो आई थिंक PSU बैंक्स में बी द फर्स्ट वंस टू रैली. बट अदरवाइज हम इक्वली कंस्ट्रक्टिव है एज फार एज बैंकिंग इज कंसर्न, एंड दोनों में एक प्रकार की यही अपेक्षा है कि एक्चुअली वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है. शायद PSU कुछ एक नॉच लेसर है, और शायद ये आज जैसे हमने कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स देखे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू अलाउ हायर फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो शायद एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है. बट ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे वैसे भी फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट इज अ लिटिल सबड्यू, स्पेशली जो बड़े सेक्टर्स हैं इंडिया के, चाहे वो बैंक्स हो या चाहे IT हो या and so on. So I think that immediately may not help, लेकिन longer term में शायद वो might be useful. But otherwise we treat both these segments almost at parity, the private and public sector banks. At least ये जो stage है या ये जो cycle का पड़ाव है उसमें हम दोनों को लगभग इक्वल मान्यता दे रहे हैं. अच्छा ताहिर जी, मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, आपने एक बहुत शानदार मूव प्ले किया था मारुति में, जब आपने काफ़ी लोअर लेवल पे उसको पिक किया था और काफ़ी समय तक उसको होल्ड किया था. अब जो ऑटो स्टॉक्स में वापस रैली आनी शुरू हुई है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वापस एक उसी तरीके की साइकिल की शुरुआत हुई है GST कट के बाद? नहीं, कुछ हद तक डेफिनेटली ये सेक्टर को कुछ गैल्वनाइज करने के लिए कुछ एक्साइटमेंट डेफिनेटली चाहिए, एंड आई थिंक GST विल प्रोवाइड दैट. दो चीज़ें हैं जहाँ पे ये सेक्टर को एक्साइटमेंट मिलती है. वन इज प्रोडक्ट लॉन्चेस या मॉडल लॉन्चेस, और दूसरी ये होता है कि यू मेक थोड़ा बहुत अगर प्राइसेस अगर कम हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो एक लेवल पे जो रिपीट साइकिल है, रिप्लेसमेंट साइकिल जो होता है, वो ट्रिगर हो जाता है. तो आई थिंक दैट इज कैन हैपन. शायद थोड़ा बहुत कुछ दिनों पहले कुछ दिन से हम जो आंकड़े देख रहे हैं अबाउट बुकिंग्स एंड सो ऑन इन एंटिसिपेशन फेस्टिव सीजन के रन अप में वगैरह, दोज आर क्वाइट एनकरेजिंग. और ये थोड़ा GST का गैल्वनाइजेशन भी डेफिनेटली काम आएगा. आई थिंक कुछ सालों से वी हैव सीन अ समवॉट सबड्यूड ग्रोथ इन द इंडस्ट्री एज अ होल,
तो ये हो सकता है कि वी माइट सी 2 years ऑफ गुड ग्रोथ, और शायद इट मे नॉट जस्ट बी 1 year ग्रोथ लेड बाय जीएसटी, शायद इट माइट बिकम समवॉट मल्टी-ईयर 2 year kind of 2.5 years वाला ग्रोथ साइकिल आ सकता है। और दूसरी चीज ऑटोज में जनरली मैंने तो ये देखी है, एंड दैट इज व्हाट प्रॉब्ली हेल्प्ड अस इन द सक्सेस ऑफ आवर अर्लियर investment also few years back, कि मॉडल साइकिल या लॉन्च साइकिल को फॉलो करते रहिए। आई थिंक दैट टू माय माइंड इज द बेस्ट इंडिकेटर। उसमें आप बहुत ज़्यादा गलत नहीं जा सकते। सो अगर इफ़ यू आर कन्विंस के मॉडल लॉन्च साइकिल एंड प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस साइकिल किसी भी कंपनी में मजबूत होता जा रहा है, और अलग अलग कंपनीज की अलग अलग साइकिल्स होती है, कभी एक कंपनी का होता है, कभी दूसरी कंपनी का। सो टू सम एक्सटेंट समटाइम्स वो एक लेवल पे आपको स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ जाता है, बट रनवे अच्छा मिल जाता है, बिकॉज वो प्रोडक्ट साइकिल का बेनिफिट 2-3 साल तक तो जरूर वो कंपनी को मिल जाता है। तो आई थिंक यू विल कंटिन्यू टू प्ले जहाँ पे अर्निंग्स उसकी अपग्रेड होती जाएगी, और साथ ही साथ शायद मल्टीपल भी इंप्रूव हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट जो हमारी ऑटो कंपनीज है, ऑटो ईएम कंपनीज है, उनकी उनकी हाइजीन और क्वालिटी में कोई ज़्यादा कोई डाउट होता नहीं है। सो आई थिंक ऑल सेड एंड डन, अगर अर्निंग्स की विजिबिलिटी बढ़ जाती है तो उनकी पी रेटिंग काफ़ी क्विकली हो सकती है, एंड दैट लीड्स टू सिग्निफिकेंटली हायर रिटर्न्स कंपेयर टू द मार्केट। सो आई थिंक हम वही फॉलो करते रहते हैं कि कहाँ पे वो जो मजबूती प्रोडक्ट साइकिल की आ रही है, और वो ट्रैक्शन अगर बिल्ड हो रहा है, और साथ ही साथ अगर माइक्रो फैक्टर्स भी यूजफुल हो रहे हो, तो देन दैट मेक्स द होल सेक्टर प्रीटी अट्रैक्टिव। अच्छा ताहिर जी, ये मेटल्स में या फिर शब्द को थोड़ा सा और अगर मैं एक शब्द के अंदर पूरी ही बास्केट करूँ, कमोडिटीज़ में आपको क्या अच्छा लग रहा है इस वक्त? तो गोल्ड सिल्वर तो जिनके पास है वो इस वक्त इंजॉय कर ही रहे हैं इस राइट को। मेटल्स में, प्रीशियस मेटल्स में ये फेरस, नॉन फेरस या फिर केमिकल्स, यहाँ पर आपका पसंदीदा, या फिर इस साइकिल में आप कहाँ मानते हैं कि पैसा बन सकता है इस वक्त? नहीं, तो कुछ हद तक एक्चुअली गुरु जी हम ये सेक्टर में थोड़े अंडरवेट रहे हैं, और हमारी अभी भी मैं कहूँगा कि पोजिशनिंग इतनी अट्रैक्टिव या फेवरेबल नहीं रही है। हालांकि ये सेक्टर में थोड़े बहुत सिक्लिकली, ये सेक्टर वैसे भी सिक्लिकल है बाय डेफिनेशन, लेकिन फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट एक सिक्लिकल अपसाइड की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है, स्पेशली गिवन के चाइना में जो एक आफ्टर लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स एक जो मुहिम चल रही है कि दे वांट टू रिड्यूस कैपेसिटीज, एंटी इन्वोल्यूशन जिसे कहा जाता है। आई थिंक दैट इज लाइकली टू help commodity prices in the short to medium term, and there may be opportunities which we also may need to examine favorably compared to what we have done up until the past. तो ये एक मेन मुद्दा यही है बेसिकली कि कैपेसिटी रिडक्शंस की बात हो रही है, चाहे वो स्टील हो या चाहे फिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज, सोलार, बहुत सारी जो एरियाज है जहाँ पे ओवर इन्वेस्टमेंट हो चुका है इन द लास्ट में भी 10 odd years, पर्टिकुलरली चाइना के अंदर। तो उसको अगर रिवर्स करने की गवर्नमेंट की एक प्रक्रिया है, तो मुझे लगता है कि इनमें से, ये इकोसिस्टम में से कुछ पॉजिटिव आइडियाज निकल सकती हैं। बट ऑल्सो हालांकि ये अटैक बेसिकली सप्लाई पे है, फ्रॉम अ डिमांड स्टैंड पॉइंट फिर भी कंडीशंस आर स्टिल नॉट वेरी फेवरेबल, स्पेशली इन इवन इन चाइना फॉर दैट मैटर, क्योंकि उनकी दे हैव अ फंडामेंटल प्रॉब्लम एज फार एज देयर कंजम्पशन इज कंसर्न। उनकी सेविंग्स लेवल बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको जो भी अपने कंट्री या अपने इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के फ्यूचर के बारे में उनका जो भी अंदाजा है, उसको लेके आई थिंक दे हैव देयर कंजम्पशन इज फॉलिंग एंड देयर सेविंग्स रेट्स आर इंक्रीजिंग। तो डिमांड की प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन वो सप्लाई के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट शुड बी फेवरेबल फॉर कमोडिटीज। ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। ये बात होगी लॉन्ग टर्म की। अब बात करते हैं आज की हीरो ऑफ द डे की। मिंडा कॉर्प 9% ऊपर है। कंचन से एक बार समझ लेते हैं वापस, जो आज सुबह हमने डिस्कस किया कि क्यों
इस स्टॉक में आज इतनी बड़ी तेजी है? कंचन, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली मिंडा कॉर्प के मैनेजमेंट ने अपना फिस्कल ईयर 30 का जो विजन है वो सामने रखा है और विजन से देख के ये लग रहा है कि जो कंपनी की ग्रोथ है वो हमें आगे चल के शानदार देखने को मिल सकती है। इस टाइम पे रेवेन्यू टर्म्स में बात करी जाए तो देखिए फिस्कल ईयर 25 का रेवेन्यू इनका 5056 करोड़ का है, जो कि बढ़ के 3.5 गुना हो सकता है। यानी कि ये प्लान कर रहे हैं 17,500 करोड़ तक इसको लेके जाने का। यही नहीं बल्कि अगर मार्जिन फ्रंट ऑपरेटिंग नंबर्स की बात करी जाए तो वहां पे भी जो विजन है वो काफी ज्यादा रोबस्ट साइड में है। माना जा रहा है कि एबिटा मार्जिन्स कंपनी जो है वो 25% के ऊपर लाती हुई दिखाई दे सकती है और मार्जिन्स की बात करी जाए तो वो 11.5% जो अभी हमें देखने को मिल रहे हैं ये 12.5% तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। कंपनी अपने डेट को कम करने में भी अभी इस टाइम पे जोरों शोरों से फोकस कर रही है। डेट टू इक्विटी का रेशियो देखा जाए तो ये भी 0.6x से कम करके 0.3x पे लाया जा सकता है और जो कैपिटल है उसके ऊपर कंपनी मान रही है कि हमें 25% तक के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, जो कि अभी इस टाइम पे 20% के हैं। इसके अलावा न्यू प्लांट के ऊपर कंपनी जो है वो 2000 करोड़ का अलग से इन्वेस्टमेंट करने वाली है। एक्सपोर्ट को 3.5 गुना तक बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है और ईवी कंपोनेंट के प्रीमियमाइजेशन के ऊपर काफी काम जो है कंपनी की तरफ से चालू है और इस टाइम पे प्रोडक्ट प्रीमियमाइजेशन के ऊपर भी कंपनी जोरों शोरों से फोकस कर रही है। ब्रोकरेज का स्टांस भी कुछ इसी तरीके का है। जो विजन आया है उसको लेके ब्रोकरेज काफी ज्यादा खुश है। यही कुछ पॉइंटर्स नोमुरा ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखे हैं। उन्होंने बोला है कि यहाँ से आप बाइंग करके चल सकते हैं। जो टारगेट कोट किए गए हैं वो 620 के हैं। उनका मानना है कि कंपनी इस टाइम पे अपना जो पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट है उस पे जोरों शोरों से फोकस कर रही है और जो सीवी है और 2 और 3 व्हीलर है उस पे थोड़ा सा फोकस कम कर रही है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ रोबस्ट है। ओके, चलिए शुक्रिया कंचन। तो ये आज का स्टॉक ऑफ द डे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ डेरिवेटिव्स सहज अग्रवाल जुड़े हैं। सहज, गुड मॉर्निंग। बताइए, इस टफ मार्केट में आपने कौन से स्टॉक्स चुने जहां पर आपको अच्छा ट्रैक्शन लग रहा है? गुड मॉर्निंग अनुज जी। यस, ये मार्केट जरूर थोड़ा सा टफ है, कंसोलिडेशन चल रहा है। इनफैक्ट आज के मूवमेंट के बाद में हमें यही लग रहा है कि आने वाला हफ्ता भी थोड़ा सा रेंज बाउंड और डल ही रह सकता है। अपसाइड के चांसेस थोड़े लिमिटेड हैं। 25,000 25,500 तक का रेंज देख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक यदि मैं बात करूं तो 2 प्लेज हैं। एक वैल्यू प्ले है जो इस मार्केट में ऐसे सिचुएशंस में काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है चलने की। वो स्टॉक है टोरेंट पावर। ये स्टॉक यदि आप देखेंगे तो 1190 का बहुत ही बेहतरीन डबल बॉटम बनाया है और इसने अच्छा खासा सपोर्ट वहां पे एक इस्टेब्लिश किया है। तो 1190 का स्टॉप लॉस रखकर करंट प्राइस पे आप इस पे एक मल्टी वीक व्यू लेके 1450 तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो वैल्यू साइड में ये वाली अपॉर्चुनिटी होगी। और दूसरा स्टॉक जो मोमेंटम पर्सपेक्टिव से अच्छा लग रहा है वो है टाटा कंज्यूमर। इसने एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव में फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है और अभी थोड़ा सा पुल बैक देके दोबारा मोमेंटम में आने की काफी पॉसिबिलिटी है। तो 1103 के स्टॉप लॉस के साथ 1180 तक के टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर काफी बेहतरीन लग रहा है फिलहाल के लिए। ओके ओके सहज, मेटल्स में आप क्या चीज कर रहे हैं इस वक्त? जी, मेटल्स में इनफैक्ट ये एज अगेंस्ट मार्केट के कंपैरिजन में देखेंगे तो डाइवर्जेंस जरूर चल रहा है वहां पे। आई थिंक वहां पे हमें प्योरली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए और खास करके स्टॉक्स में यदि बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील कंटिन्यूस बेसिस पर ऑल टाइम हाई बनाते जा रहा है और अच्छे से ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इस स्टॉक में एक हमारा फंडामेंटली भी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है। ये स्टॉक ने 1120 का एक ब्रेकआउट दिया था और अभी फिलहाल 1150 के आसपास चल रहा है। तो मेरा मानना है प्योर एज अ ट्रेडर टू चेज मोमेंटम 1120 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक में आप पॉजिटिव बायस मेंटेन कर सकते हैं और ऊपर की तरफ में ये मोमेंटम में 1200 तक जाने की क्षमता रखता है। ओके, चलिए शुक्रिया सहज आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए। इस शो को यहीं समेटेंगे। मार्केट थोड़ा टफ है लेकिन लोअर लेवल से एक ठीक ठाक रिकवरी दिखाई है। आपके सवाल होंगे, श्रेय और कंचन जुड़ेंगे आपके साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन।